तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडेवल वैक्सीन। तो एडेवल वैक्सीन क्या होता है? तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो है कंसेप्ट वो सबसे पहले दिया था एडवर्ड जेनर साहब ने। सो द कंसेप्ट of vaccination was first put forth by English physician and scientist Edward Jenner in 1796 में। सो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर साहब ने 1796 में दिया था, और यही वो पर्सन थे जिन्होंने विश्व का फर्स्ट वैक्सीन का निर्माण किया था। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन दैट डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। वर्ल्ड का पहला वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ये जो है वो वर्ल्ड का पहला वैक्सीन था जिसे एडवर्ड जेनर साहब ने डेवलप किया था। और इसी के कारण दिस वन ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल वर्क एडवर्ड जेनर इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो जेनर साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, कैसे डेवलप हुआ था ये वैक्सीन? तो जेनर साहब ने उस समय ऑब्जर्व किया था कि जिस पर्सन को कॉपॉक्स इन्फेक्शन था, जिस पर्सन को कॉपॉक्स इन्फेक्शन था, उस पर्सन में स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं होता था, वो इम्यून टू स्मॉल पॉक्स हो जाता था। और इस चीज को देख के उन्होंने क्या किया कि 8 इयर्स ओल्ड लड़के को कॉपॉक्स का इनोकुलेशन दिया और उसको स्मॉल पॉक्स के मेटर से एक्सपोज कराया और पाया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ। तब उसके बाद से उन्होंने उससे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तैयार किया। और चूंकि इस कॉपॉक्स को कहा जाता है वैक्सीनिया, तो इसी से द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वैक्सीनिया which is the term used for the cowpox। और इसी से वैक्सीन और वैक्सीनेशन का शुरुआत हुआ। अब हम जानते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। What is the definition of the vaccine? So vaccine is a biological preparation that improves the immunity of our body against a particular disease। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन is a biological preparation that improves immunity against a particular disease। वैक्सीन वैसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन मीन्स
कि ये प्रिपरेशंस जो है वो आपको इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ whole microorganisms its toxins or one of its surface proteins। चूंकि वैक्सीन्स में मोस्ट केसेस में होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके वैक्सीन बनाया जाता है। ठीक है, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस करता है, पैथोजेनिक मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूसेस द डिजीज, तो जो जैसा डिजीज प्रोड्यूस करता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल प्रिपरेशन कहा गया है। तो वैक्सीन में या तो होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर उसका टॉक्सिन्स रहता है या उसका कोई सरफेस प्रोटीन रहता है। तो इस आधार पर जो है वैक्सीन 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of vaccine। कौन कौन? एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, सेकेंड किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, एंड थर्ड टॉक्सोइड्स। जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, तो मैं क्या अभी बोला कि वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज प्रोड्यूस करता है उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन बनाया जाता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो जीवित यूज होता है या उसे किल्ड इनएक्टिव करके उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में जो है सो लाइव ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, लाइव ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, लेकिन उसको एवायरुलेंट बना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में लाइव ऑर्गेनिज्म ही यूज किया जाता है, लेकिन उसको एवायरुलेंट बनाकर, एवायरुलेंट मीन्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस डिजीज। वो जीवित तो है लेकिन उसमें अब डिजीज प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी नहीं रह पाती है, कैपेसिटी नहीं रह पाती है, तो वैसा। और इस टाइप का वैक्सीन का एग्जांपल्स है मम्प्स, मीजल्स, पोलियो, ओरल, ये सभी जो है टाइफाइड ओरल, ये सभी जो हैं उसमें लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में लाइव माइक एटीन्यूएटेड मीन्स एवायरुलेंट करके, उसको वीक करके, मीन्स उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता को हटा के यूज किया जाता है। ठीक है, और किल्ड दूसरे टाइप का वैक्सीन है, किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके, इनएक्टिवेट करके यूज किया जाता है। और किल कैसे करते हैं? बाय द यूज ऑफ हीट या केमिकल्स या रेडिएशंस। सो दे आर किल्ड
इसमें किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, किल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, हीट या रेडिएशंस के द्वारा की। केमिकल्स में जनरली आपको फेनॉल लिया जाता है और फॉर्मल्डिहाइड भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल हुआ, इसमें आता है आपको रेबीज, प्लेग, टाइफाइड, ठीक है। ये सब वैक्सीन जो है उसमें किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, दे आर मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स। और इसका एग्जाम्पल्स है डिप्थेरिया एंड टिटनस। डिप्थेरिया एंड टिटनस में ये यूज होता है। तो इस तरह से जो कन्वेंशनल हमारे वैक्सीन है वो इसी 3 कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं कि वैक्सीन की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टी किसी भी वैक्सीन का क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो वैक्सीन का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो सेफ हो, सेफ एंड इफेक्टिव हो, सेफ एंड इफेक्टिव हो, ठीक है। देन it should not cause any problem to individual with impaired immune system, should not cause problem in humans with impaired immune system, मीन्स जिस पर्सन का इम्यून सिस्टम मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, उस पर्सन में भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक। देन नेक्स्ट, इट शुड बी बायो फ्रेंडली। बायो फ्रेंडली मीन्स इट शुड नॉट कंटामिनेट द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो इन्वायरमेंट से भी बायो फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद ये इजिली एडमिनिस्ट्रेबल होना चाहिए, इजिली एडमिनिस्ट्रेबल, ठीक। इजिली स्टोरेबल होना चाहिए, इजिली स्टोरेबल। देन इजिली अवेलेबल होना चाहिए, इजिली अवेलेबल। सो इजिली अवेलेबल होगा तभी तो हर एक पर्सन इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए एंड अफोर्डेबल होना चाहिए। इसका यदि सस्ता रहेगा, चीप रहेगा, तभी तो सभी आदमी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आइडियल वैक्सीन के होने चाहिए। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल वैक्सीन है उसमें बहुत सारे आपको लिमिटेशंस हैं। क्या क्या? तो वो देखते हैं लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स अराइजेस विद द यूज ऑफ ट्रेडिशनल वैक्सीन्स। सो लिमिटेशंस क्या है ट्रेडिशनल वैक्सीन्स के? सबसे पहला तो लिमिटेशन है सेफ्टी कंसर्न। देखिए, जब हम ट्रेडिशनल वैक्सीन जो है, अभी मैं बताया
कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ए वायरुलेंट कर, मीन्स डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसमें नहीं रहे, वैसा करके उसका यूज किया जाता है। तो कभी, हालांकि बहुत रेयरली, ये चांस बनता है कि ए वायरुलेंट फॉर्म जो है सो वायरुलेंट फॉर्म में बदल जाए, मीन्स रिवर्सन इनटू वायरुलेंट फॉर्म, यानी डिजीज कॉजिंग फॉर्म में बदल जाए। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। तो ये एक उसका लिमिटेशंस है। सेकेंड लिमिटेशंस है सेकेंडरी इफेक्ट। सेकेंडरी इफेक्ट हुआ कि आप देखते होंगे, और अभी खास करके कोरोना के वैक्सीनेशन में, कि वैक्सीन देने के बाद, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल वैक्सीन जो है एक दो को छोड़कर, जैसे पोलियो है वो तो वो ओरली दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो वैक्सीन हैं वो पेरेंटल इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं। तो एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, पॉइंट ऑफ इनोकुलेशन पॉइंट पे क्या होता है, आपको इन्फ्लामेशन का चांसेस रहता है। तो सेकेंडरी साइड इफेक्ट हुआ इन्फ्लामेशन एट इनोकुलेशन पॉइंट। उसके बाद आप देखते हैं कि समटाइम्स इट कॉजेज फीवर ऑल्सो, समटाइम्स फीवर। कोरोना में कहता है कि यदि आपको फीवर आए तो पैरासीटामोल खा लीजिएगा। तो सेकंड इफेक्ट है कि इससे साइड इफेक्ट की इससे फीवर हो सकता है। और वेरी रेयरली बट मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हालांकि ये बहुत रेयर है, लेकिन यदि है तो बहुत ही मोस्ट सीरियस ये कर देता है पेशेंट को, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट नीड्स कोल्ड चेन स्टोरेज। आपको कन्वेंशनल वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखना होता है, ठीक है। सो इट नीड्स टू बी रेफ्रिजरेटेड, मीन्स +4 to +6 डिग्री सी के अंदर जनरली इसको स्टोर किया जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रॉब्लम। उसके बाद रूरल एरिया में कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ हर फैसिलिटी वहाँ पे हो, तो वहाँ पे ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इससे ये भी प्रॉब्लम होता है कि साल दर साल मान लीजिए इसको कोल्ड स्टोरेज में रख के स्टोर करना होगा, तो स्वाभाविक है इस पे हमको खर्चा बढ़ेगा, तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, और गरीब पीपल कॉस्ट कहाँ से उतना दे पाएगा। तो ये सब इसका डिमेरिट्स है। उसके बाद कन्वेंशनल वैक्सीन जो है ओनली प्रोवाइड सिस्टेमिक इम्यूनिटी, इट डज नॉट गिव म्यूकोशल इम्यूनिटी। नो म्यूकोशल इम्यूनिटी, ये आपको म्यूकोशल इम्यूनिटी नहीं देता है। उसके बाद इसका लिमिटेशन है कि इसको बनाने में सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट एंड मशीन्स की जरूरत होती है, तो जिसके कारण इसका बनाने का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो बनाने का कॉस्ट, और ऊपर से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना और साल दर साल स्टोर करना, तो सोचिए कॉस्ट पे कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। सो इट नीड्स sophisticated machines and equipment, ये है, ठीक है। उसके बाद और फिर इसका लिमिटेड है कि मोस्ट जो है मोस्टली पेरेंटेरल होता है, ये एक दो को छोड़ दें तो मोस्टली पेरेंटेरल
पेरेंटेरल होता है। अब पेरेंटेरल है तो स्वाभाविक है, मीन्स इट नीड्स ट्रेंड पर्सनल, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए इंजेक्शन के लिए। यदि खाने का रहता है तो कोई भी दे सकता था, खुद भी खा सकते थे। ओरल जैसे पोलियो है तो उसमें कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो कन्वेंशनल वैक्सीन जो पेरेंटेरल है उनके लिए तो ट्रेंड पर्सन चाहिए, तभी वो दे पाएगा। उसके बाद नीडल और सिरिंज का यूज होगा जिससे कंटेमिनेशन का डर होगा। सो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन इज मोर, chances of contamination is more। ठीक है। उसके बाद चूंकि इसको ममेलियन सेल्स में डेवलप कराया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि ममेलियन सेल्स में दूसरे वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसको प्यूरिफाई करके निकाला जाता है, लेकिन चांस बनता है कि वो दूसरे वायरस भी रह जाए, तो कंटेमिनेशन का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल वैक्सीन। ठीक है, और कॉस्ट तो है हो ही जाता है, कॉस्टली हो जाता है जिसके कारण। तो ये सब जो है इसके लिमिटेशंस हैं, और इतने ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है कि साइंटिस्ट ने तब सोचना शुरू किया कुछ ऐसा अल्टरनेटिव मेथड डेवलप किया जाए जिससे कि ये चीप हो जाए, इसके बनाने का तरीका आसान हो, ये इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, इसको स्टोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी सोच के अंतर्गत जब बाद में जाके कॉन्सेप्ट आया एडेवल वैक्सीन का। तो आइए देखते हैं क्या है एडेवल वैक्सीन। Due to this, so many pitfalls in the traditional vaccine that leads to the concept of एडेवल वैक्सीन। तो एडेवल वैक्सीन तो नाम से ही क्लियर है एडेवल वैक्सीन कि वो वैक्सीन जो कि हमारे लिए फूड का भी काम करे और वैक्सीन का भी काम करे, यानी खाने वाला वैक्सीन, जो जिस वैक्सीन को हम भोजन के रूप में ले सके उसी को एडेवल वैक्सीन कहते हैं। और द कंसेप्ट of edible vaccine using transgenic plant was first used by Arjen. The concept of edible vaccine using transgenic plant was first developed by Orgen in 1990 में ये आपको फर्स्ट एडेबल वैक्सीन का कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। दिस इज नथिंग, दिस इज सिंपली द प्लांट बेस्ड वैक्सीन। तो एडेबल वैक्सीन क्या है? इट इज बेसिकली it is a plant based vaccine in which transgenic plants are used as vaccine production system. So इसमें एडेबल वैक्सीन में जो है माइक्रोबियल एंटीजेनिक जीन को एक सेलेक्टेड प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, और वो प्लांट उस जीन के कारण जो है न्यू डिजायर्ड इनकोडेड प्रोटीन को डेवलप करता है,
जो कि उसके एडेबल पार्ट में जाके स्टोर हो जाता है। और जब हम उस एडेबल पार्ट को खाते हैं तो वो उस डिजीज के अगेंस्ट हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो यही है एडेबल वैक्सीन। सो बेसिकली दिस इज द प्लांट बेस्ड वैक्सीन इन व्हिच ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन सिस्टम, यानी प्लांट में जो है वैक्सीन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट किस प्लांट को कहते हैं? जिस प्लांट में इस प्लांट के जीन को जो है वो अल्टर कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, कैसे किया जाता है इसमें, कैसे जीन को ट्रांसफर किया जाता है प्लांट में? सो जीन्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट बाय टू वेज। basically there are two ways by which genes are by which microbial antigenic genes are transferred into plant. First is direct gene delivery method, and second is indirect gene transfer method. So इस मेथड में ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनल वैक्सीन और एडेबल वैक्सीन में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल वैक्सीन में जनरली हम लोग किल्ड होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते थे। होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर किल्ड या एटीन्यूएटेड करके उसका यूज करते थे। लेकिन इस केस में जो है हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं करते हैं, उसके एंटीजेनिक जीन्स का यूज करते हैं। ध्यान दीजिए डिफरेंस, इस केस में हम उसके एंटीजेनिक जीन्स का यूज करते हैं, तो जिसके कारण उसमें चूंकि हम लोग एटीन्यूएटेड का यूज करते थे तो वो चांस बनता था कि ये वायरुलेंट से वायरुलेंट फिर डिजीज प्रोड्यूसिंग फॉर्म में बदल जाए। लेकिन यहाँ ये चांस तो बनता नहीं है, यानी ये उससे सेफर है, ये सेफ है, इसमें ऐसा कोई चांस नहीं। तो चूंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यूज ही नहीं कर रहे हैं तो कहां से ये वायरुलेंट बनेगा? तो ये यहाँ सेफ्टी का भी काम करता है, उसके अलावा ये सेफर हमारे लिए होता है। तो और जिस प्लांट में जो है वो हम जीन ट्रांसफर करते हैं उसी प्लांट को कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जिस प्लांट में हम ये जीन ट्रांसफर करते हैं उस प्लांट को कहा जाता है ट्रांसजेनिक प्लांट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे जीन ट्रांसफर करते हैं? तो दो मेथड है, एक डायरेक्ट जीन डिलीवरी मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट जीन। तो डायरेक्ट मीन्स कि इसमें डायरेक्टली प्लांट में हम जीन ट्रांसफर कर देते हैं। सो वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट मेथड, वेक्टर इंडिपेंडेंट मीन्स किसी भी वेक्टर की, वेक्टर मीन्स जो ले जाने वाला, किसी भी वेक्टर की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर इंडिपेंडेंट मेथड। जबकि ये इनडायरेक्ट मीन्स वेक्टर किसी की सहायता से हम प्लांट में जीन पहुंचाते हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर डिपेंडेंट मेथड, वेक्टर डिपेंडेंट मेथड। और इस वेक्टर
कौन कौन सा वेक्टर का काम करता है? तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स, सॉरी एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस। तो वेक्टर का काम करता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस, टोमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस जो है ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी सहायता से हम इस प्लांट तक जीन पहुंचाते हैं। ठीक है, ये मेथड जो है वो सिंपल है, मेथड सिंपल है बट कॉस्टली है, एंड ड्यू टू कॉस्टली तो है ही, साथ में साथ ये मेथड जो है वो प्लांट को हार्म पहुंचाता है, कैन harm the plant. So although this process is very simple but costly and it may harm the plant. तो जहां पे हम ये मेथड नहीं अप्लाई कर पाते हैं उस केस में केवल हम इसका यूज करते हैं, नहीं तो जनरली हम लोग ये वेक्टर डिपेंडेंट एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस के द्वारा ही प्लांट में वो जीन पहुंचाते हैं। क्लियर? इस डायरेक्ट जीन मेथड में इसको जो मोस्ट कॉमन मेथड है इसमें उसको कहते हैं जीन गन मेथड, जीन गन मेथड, also called as microprojectile bombardment method, and also called as biolistic method. तो इसको जीन गन मेथड कहते हैं या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड कहते हैं या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए जो भी जीन्स है उसको फर्स्ट कोटेड विद द गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन से डीएनए या आरएनए को कोट किया कर दिया जाता है। देन दिस कोटेड डीएनए इज प्लेस्ड इन द जीन गन, कोट करके इसको जीन गन में प्लेस कर दिया जाता है, एंड देन दिस इज एक्सपोज अंडर हाई प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। उसके बाद इसको हाई प्रेशर ऑफ हीलियम गैस से एक्सपोज करा जाता है। इसके हाई प्रेशर के कारण क्या होता है कि दिस जीन्स इज पेनेट्रेटेड इनटू द टारगेटेड प्लांट सेल्स, वहां चला जाता है और फिर प्लांट में इसके अनुसार जो है वो प्रोटीन का, माइक्रोबियल प्रोटीन का निर्माण होता है और वो एडिबल पार्ट में चला जाता है जिसको खाने से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप होता है। तो ये हुआ। आइए अब देखते हैं इस मेथड में इनडायरेक्ट जीन ट्रांस, नाम ही है इनडायरेक्ट, मींस इसमें किसी की सहायता से, तो सहायता को करने वाला को कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर डिपेंडेंट मेथड, वेक्टर कौन, वेक्टर के रूप में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस लेते हैं। तो इसमें एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, इससे आइसोलेट कर लेते हैं। इसका हुआ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको आइसोलेट कर लिया जाता है इस बैक्टीरियम से, और इसमें जो है वो माइक्रोबियल एंटीजेनिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इसी में माइक्रोबियल एंटीजेनिक जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। और दिस modified TI plasmid is able to integrate into the plant cell genome and transform the plant. Then this mature transformed plant produces glycosylated microbial protein. So इसको
इसमें इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद ये मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड हो गया, ये आप प्लाज्मिड हो गया, ये प्लांट में आपको इंटीग्रेट करता है और वहां पे प्लांट के द्वारा बन जाता है आपको ग्लाइकोसाइलेटेड माइक्रोबियल प्रोटीन, protein which is stored in edible part, which is stored in edible part of plant में स्टोर हो जाता है। और इसको जब हम आफ्टर इंगेशन, इसको जब हम लोग खाते हैं तो ये हमारे म्यूकोशियल एज वेल एज सिस्टेमिक इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। So stimulate mucosal as well as systemic immunity। तो ध्यान दीजिएगा, इस केस में एडेबल वैक्सीन के केस में जो है वो म्यूकोशल एंड सिस्टेमिक दोनों इम्यूनिटी, सो दे हैव डुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे स्टिमुलेट्स बोथ म्यूकोशल एंड सिस्टेमिक इम्यूनिटी। जबकि जो हमारा कन्वेंशनल वैक्सीन है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी को नहीं स्टिमुलेट करता है। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, जो हमारा कन्वेंशनल वैक्सीन है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी को नहीं स्टिमुलेट करता है, जबकि इसका एडेबल वैक्सीन का, लिख देता हूं यहां मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट स्टिमुलेट बोथ म्यूकोजल एंड सिस्टेमिक immunity। That is, it gives, that is, it have dual mechanism of action, dual mechanism of action। It gives both antibody mediated and cell mediated immune response। तो याद रखेंगे कन्वेंशनल वैक्सीन के केस में म्यूकोजल इम्यूनिटी नहीं होता है, जबकि बहुत सारे डिजीज, जैसे मान लीजिए कि टीबी है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्ट करता है। तो बहुत सारे डिजीज जो है सो हमारे म्यूकोजल लाइनिंग को इन्फेक्ट करते हैं। तो यदि हम वहीं पे उसको रोक देंगे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे म्यूकोजल लाइनिंग है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे म्यूकोजल लाइनिंग है, यूरिनो ट्रैक्ट पे आपको म्यूकोजल लाइनिंग है, तो यानी इन्फेक्शन जहां करता है उस पॉइंट पे ही यदि हम उसको रोक देंगे तो इसको कहता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। सो दिस एडेबल वैक्सीन प्रोवाइड्स फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो इन्फेक्शन साइट पे ही रोक देता है उसको। तो कन्वेंशनल वैक्सीन सिस्टेमिक इम्यूनिटी देता है, वो तो ये भी देता है, साथ साथ ये एडिशनली जो है वो म्यूकोजल इम्यूनिटी भी देता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो आइए अब देखते हैं कि एडवांटेज इसका क्या क्या है, एडेबल वैक्सीन का एडवांटेज। एडवांटेज तो इसका एडवांटेज एक तो है कि ये सेफ होता है, ठीक है, ये हाईली कंपेयर टू दैट वन हाईली सेफ होता है। सेफ क्यों होता है? तो देखिए उस वैक्सीन में क्या होता था, कन्वेंशनल वैक्सीन में, कि एनिमल टिश्यू पे उसको डेवलप करवाया जाता था, जबकि इसको प्लांट्स
टिश्यूज में डेवलप करवाया जाता है। और एक नेचर का हम लोगों के लिए तोहफा है कि प्लांट वायरस जो है वो एनिमल वायरस को इन्फेक्ट नहीं करता है। ठीक, सो प्लांट वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट द एनिमल वायरस। सो यदि हम मान लीजिए प्लांट में ग्रो करवाते हैं तो प्लांट में यदि कोई वायरस भी है तो वो तो हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हमेशा सेफ होता है। जबकि उस केस में क्या होता था, एनिमल में ग्रो करवाते थे और उस एनिमल में यदि कोई वायरस होगा तो वो हमको इन्फेक्ट कर सकता था, तो वो उसका सेफ्टी इसलिए उसका कमजोर होता था। दूसरा, उसमें चूंकि हम होल पैथोजेनिक ए वायरुलेंट फॉर्म यूज करते थे लाइव का, तो उसका चांस बनता था कि वो ए वायरुलेंट से रिवर्सन करके वायरुलेंट फॉर्म में बदल जाए। लेकिन दिस वन इज सब यूनिट प्रिपरेशन, एडेवन वैक्सीन इज सब यूनिट प्रिपरेशन। ये सब यूनिट प्रिपरेशन का हुआ कि प्रिपरेशंस कंटेनिंग ओनली माइक्रोबियल एंटीजेनिक प्रोटीन, प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रोबियल एंटीजेनिक प्रोटीन does not contain attenuated pathogen और पैथोजेनिक जीन। तो इस केस में ना तो हम एटीन्यूएटेड पैथोजन, ठीक है, या पैथोजेनिक जीन का यूज करते हैं। इस केस में हम लोग माइक्रोबियल एंटीजेनिक प्रोटीन का यूज करते हैं। तो इसलिए ये जो है उसके रिस्पेक्ट में बहुत सेफ है, सेफ होता है। ठीक, उसके बाद इसमें आपको कोई भी सोफिस्टिकेटेड एकदम भारी भरकम मशीन इक्विपमेंट की जरूरत होती थी। इसमें देयर इज नो यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट, नो सोफिस्टिकेटेड मशीन और इक्विपमेंट, इसकी जरूरत इसमें नहीं है। और चूंकि ये आपको जो है एडिबल है, तो एडिबल मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडिबल मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको खा के हम लोग शरीर में लेते हैं। यानी इसके लिए कोई भी हमको ट्रेंड पर्सन, वहां इंजेक्शन देना होता था तो ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती थी, यहाँ कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत नहीं है, खुद लेके खा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई किसी भी की जरूरत नहीं है। उसके बाद वहां नीडल सिरिंज की जरूरत होती थी, ये लो वो दो, यहाँ कुछ भी जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो नीड ऑफ नीडल एंड सिरिंज। उसके बाद उसको कोल्ड कंडीशन में स्टोरेज करना, रेफ्रिजरेटर में लेके उसको भगवान की तरह रखे रहो, यहाँ कुछ नहीं है। दे आर स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट room temperature means no need of refrigeration, no need of refrigeration। उसके बाद उसको बनाने के लिए एक बड़ा एरिया में मशीन लेके उसको बनाते थे। इसको तो कहीं पे घर पे भी उगवा सकते हैं। ठीक है, सो दे आर इजिली अवेलेबल, ठीक है, इजिली अवेलेबल, तो कहीं भी इसको किया जा सकता है। और चूंकि ये इजिली अवेलेबल है, कहीं भी इजिली से तरीके से इसको उगाया जा सकता है, सो दे आर चीप, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, तो चीप होता है। ठीक है, तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, लेकिन तो इतने सारे एडवांटेजेस के कारण इस पे जो है वो साइंटिस्ट ज्यादा फोकस कर रहा है। और इसमें जो है कि मेनली प्लांट कौन सा सिलेक्ट किया जाए, जिस प्लांट ट्रांसजेनिक बनाने के लिए जिस प्लांट में हम डेवलप करवाएंगे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट,
तो कैसा प्लांट होना चाहिए? तो स्वाभाविक है प्लांट वो होना चाहिए जिसमें हम इसको वैक्सीन को ग्रो करवाएंगे जो कि हमारे लोकल एरिया में अवेलेबल हो और कम समय में वो फ्रूट दे दे, अपना फल दे दे कम समय में, ताकि हमको कम समय में वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। मीन्स इजिली ग्रोइंग प्लांट हो, लोकली अवेलेबल हो, ये क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली हम लोग यूज इसमें किया जाता है पोटैटो, टोमेटो, राइस, कॉर्न, बनाना, कैरट, लेट्यूस, टोबैको। तो इस सब प्लांट को कॉमन प्लांट है जिसको कि ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में, मीन्स जिसमें जीन ट्रांसफर करना हो, उस प्लांट के रूप में इस सब को जनरली यूज किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट जो है, द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑन एडियल वैक्सीन पे 1997 में किया गया। फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑन एडेबल वैक्सीन was done in 1997 using potato, सो पोटैटो को, और ये किया गया ई कोलाई के अगेंस्ट जो कि डायरिया प्रोड्यूस किया जाता है, अगेंस्ट containing B subunit of E. coli heat level toxin। सो ई कोलाई जो कि डायरिया प्रोड्यूस करता है, उसके लिए फर्स्ट एडिबल वैक्सीन का ट्राई किया गया जिसमें पोटैटो को ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में लिया गया और देखा गया कि 11 में से 11 वॉलंटियर पे एक्सपेरिमेंट हुआ, देखा गया कि 11 में से 10 वॉलंटियर जो है उसमें इम्यूनिटी 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना इम्यूनिटी देखा गया कि पहले से बढ़ गया, यानी सक्सेसफुल ट्रायल था। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट पे, ठीक है, एडेबल वैक्सीन जो है वो डेवलप किया गया। जैसे कि आपको मीजिल्स के लिए, कॉलरा के लिए, फुट एंड माउथ डिजीज के लिए एंड हेपेटाइटिस के लिए किया गया, और बहुत सारे डिजीज के लिए जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हुआ, डायबिटीज हुआ, मलेरिया के लिए, इसके लिए एडेबल वैक्सीन जो है वो अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, क्योंकि न्यू डिस्कवरी तो अंडर ट्रायल में बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, और ये हम देखेंगे कि फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद जो है वो हम लोग एडेबल वैक्सीन लेने लगेंगे। लेकिन इसका भी लिमिटेशंस है। आप एडवांटेज तो देखे, अब लिमिटेशंस भी देख लीजिए। लिमिटेशंस, इसके क्या लिमिटेशंस हैं तो देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन है डोज वेरिएशन। डोज वेरिएशन, इस केस में डोज में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। कैसे? अब मान लीजिए फ्रूट टू फ्रूट का है तो फ्रूट वैरी करेगा, तो डोज जो है वो फ्रूट टू फ्रूट
फ्रूट टू फ्रूट, फ्रूट टू फ्रूट डोज वेरी करेगा। उसके बाद प्लांट टू प्लांट डोज वेरी करेगा। उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन डोज वेरी करेगा। तो यानी डोज में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हम एक, मान लीजिए केला में दिया गया, हम एक केला खाएं कि दो केला खाएं, और एक केला में क्या उतना सब, यदि मान लीजिए कि उतना कंसंट्रेशन में नहीं है तो वो इनफेक्टिव हो जाएगा। इफ दे आर हाई इन कंसंट्रेशन तो इम्यूनो टॉलरेंस हो जाएगा। तो सेकेंड जो है वो इम्यूनो टॉलरेंस, इम्यूनो टॉलरेंस का चांसेस बना रहता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है स्पॉइल्स व्हेन फूड राइपेंस, यदि फूड पक गया तो उसमें स्पॉइल करने का चांस रहता है। और फोर्थ है कि माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन, एडिबल वैक्सीन गेट्स माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन। तो ये सब इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप बनाना में, सॉरी मान लीजिए कि पोटैटो में बनाया, ठीक है, पोटैटो में बनाया, तो इस पोटैटो में यदि डेवलप हुआ तो हम पोटैटो खाएंगे, ठीक है, हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पोटैटो तो हम कच्चा नहीं खाएंगे, पोटैटो को पका के खाएंगे। और जब जानते हैं हम ये प्रोटीन है, तो पोटैटो को यदि पकाएंगे तो क्या होगा, इसका प्रोटीन डीनेच्योर कर जाएगा, प्रोटीन डीनेच्योर कर जाएगा, और डीनेच्योर कर जाएगा तो इनएफेक्टिव हो जाएगा, इनएफेक्टिव हो जाएगा। तो ये बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम हुआ कि हमको अनकुक्ड खाना होगा, और अनकुक्ड पोटैटो तो खाएंगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम हुआ। तब इस प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए हुआ कि नहीं, हम लोग क्या करें, बनाना का यूज करें। सो नाउ ए डेज द बेस्ट सोर्स इज बनाना। तो अभी के समय में बेस्ट सोर्स जो है ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए हम लोग बनाना को मानते हैं कि बनाना में डेवलप करा दो, हम लोग आसानी से इसको खाएंगे। लेकिन वही कुछ जो प्रॉब्लम्स है डोज का, वो तो यहाँ भी लागू होता है। तो इस चीज, ये चीज यदि डोज वेरिएशन वाली बात जो है, सो ये चीज यदि सॉल्व हो जाए तो दिस विल बी द गुड कैंडिडेट फॉर द फ्यूचर वैक्सीनेशन। ठीक है, तो यही समाप्त हो गया। ओके बाय।